के पन्ने पलटो तो क्या क्या तस्वीरें रक्सा हैं, लाखों का लहू रक्षां रक्षां। अब इन पन्नों की जीनत है मीरास की खेती का सोना, जो इन नस्लों के हाथ लगा वो उन नस्लों का तोहफा है जो छूट गईं पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। 1857 की जंग में हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, होनी भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। हम अलग अलग बटे हुए अंग्रेज़ों से जंग कर रहे थे। लेकिन एक बात ज़रूर हुई, 1857 की जंग ने आने वाली जद्दोजहद के लिए न सिर्फ ज़मीन हमवार की, बल्कि ज़मीन को ज़रख़ेज़ भी बना दिया। न जाने कितनी कहानियाँ थीं अंग्रेज़ों की बर्बरता और जुल्म की, और उसके साथ ही वो किस्से थे जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वालों की एक ऐसी मिसाल थी जिसने आगे आने वाली नस्लों को लगातार गरमाया। ये कहानियाँ जांबाज़ों की, उनकी हिम्मत और अज़्म की, आगे चलकर नस्लों के लिए मशअल राह बन गई। आज़ादी के रास्तों पर चलने वाले ये नौजवान लगातार उस रोशनी का फ़ायदा उठाते रहे जो पहली बार 1857 में एक चिंगारी की तरह चमकी थी और उसने हिंदुस्तान को अपनी आगोश में ले लिया था। हाँ, 1857 के बाद एक बड़ा तबका था जिसने तालीम हासिल की। नई तालीम हासिल करने वाला ये तबका जानता था कि अब आज़ादी की जंग के लिए नए तरीक़े अपनाने होंगे। इस जंग में उलमा ने मरकज़ी किरदार अदा किया, एक ऐसा किरदार जिसमें उन्होंने सिर्फ नौजवानों को आज़ादी की जंग के लिए तरगीब ही नहीं दी, बल्कि वो ख़ुद भी इस आज़ादी की जंग में कूद पड़े, सब कुछ तज कर। हम आज एक ऐसे ही आज़ादी के सिपाही की दास्तान दोहरा रहे हैं। इस आज़ादी के सिपाही का नाम है महमूद उल हसन, लेकिन दुनिया उन्हें शेख उल हिंद मौलाना महमूद उल हसन के नाम से जानती है। मौलाना महमूद अल हसन 1851 में आलिमों के एक मशहूर ख़ानदान में बरेली में पैदा हुए। उनके वालिद मौलाना मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अरबी के मशहूर आलिम थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इदारा तालीम में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। 1857 के इनकलाब के दौरान महमूद अल हसन अपने वालिद के साथ मेरठ में ही थे और शायद बचपन की वो यादें जिंदगी भर उनके साथ रहीं। महमूद अल हसन की इब्तिदाई तालीम उर्दू, फारसी और इस्लामियात में हुई। पहले उन्हें मौलाना अब्दुल लतीफ़ ने पढ़ाया और उसके बाद उनके चचा मौलाना मेहताब अली उन्हें पढ़ाते रहे। शुरुआती तालीम के बाद उनके वालिद ने उन्हें दारुल उलूम देवबंद भेज दिया। उस वक्त दारुल उलूम भी नया नया शुरू हुआ था। मौलाना वहाँ के पहले तालिबे इल्मों में थे। महमूद अल हसन ने हदीस का मुताला मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी की सरपरस्ती में किया। मौलाना नानौतवी ने ही दारुल उलूम की दाग बेल डाली थी। महमूद अल हसन बहुत ज़हीन और मेहनती थे और इसलिए मौलाना कासिम नानौतवी के पसंदीदा शागिर्दों में उनका शुमार होता था। मौलाना नानौतवी की सरपरस्ती में महमूद अल हसन ने दूसरे मज़ामीन में भी दस्तरस हासिल की। कासिम नानौतवी साहब की सरपरस्ती में
न सिर्फ महमूद अल हसन के लिए इल्म के दरवाजे खुल गए बल्कि उनकी शख्सियत निखर गई। मुल्क की आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके दिल में घर कर चुका था। खुद उनके घर का माहौल भी ऐसा था कि मजहबी सवालात पर बहस और गुफ्तगू के अलावा उन्हें अंग्रेजों के मंसूबों और साजिशों को समझने और परखने की नजर भी मिल रही थी। मौलाना कासिम नानौतवी साहब की पार की नजर ने अपने शागिर्द के दिल में आजादी के लिए सुलगती हुई आग को देख लिया था और उन्हें यकीन था कि ये नौजवान अपने खानदान और दारुल उलूम का नाम रोशन करेगा। 1873 में महमूद अल हसन ने देवबंद से अपनी तालीम मुकम्मल की और इमाम नानौतवी ने उन्हें दस्तार फजीलत अता की। वो उस बरस के बेहतरीन तालिब इल्म थे। पढ़ाई खत्म होने पर वापस बरेली आ गए और अपने वालिद से पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें 1874 में वापस देवबंद बुला लिया गया। आप सबकी इजाज़त से ही हमने महमूद अल हसन को यहाँ वापस बुला लिया है। हमें लगता है कि हमें ऐसे ही नौजवानों की ज़रूरत है जो दारुल उल्म की रिवायतों को आगे ले जाएंगे और दीन और मुल्क दोनों की खिदमत करेंगे। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप इमाम साहब। महमूद अल हसन एक अच्छे आलिम हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा भी रखते हैं? दारुल उलूम की तामीर का असल मकसद तो दीन और मुल्क के लिए खादिम तैयार करना ही है। और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? अगर शुरुआती दौर में ही दारुल उलूम से कोई ऐसा आलिम आगे आए जो दोनों काम एक साथ करे, तो दारुल उलूम एक मिसाली इदारा बन जाएगा। जी, इन्हीं नुक्तों को जहन में रखकर ये तजवीज़ मैंने आप हजरात के सामने रखी है। महमूद अल हसन ना सिर्फ एक आलिम है, वो एक जोशीला वतन परस्त भी है और वक्त आने पर इंशाअल्लाह वो ये साबित कर दिखाएगा कि हमने सही फैसला लिया है। अगला कोई भी कदम उठाने से पहले मैं चाहता हूँ कि महमूद अल हसन दारुल उल्म में पढ़ाना शुरू करें और यहाँ रहकर दारुल उल्म के अगराज व मकासिद को समझें। बेशक यही दुरुस्त है। इससे हमें एक दूसरे को समझने और परखने का वक्त मिलेगा और मुस्तकबिल में काम करना आसान हो जाएगा। हाँ तो मौलाना साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दारुल उलूम में महमूद अल हसन का तकर्रुर उस्ताद की शक्ल में आपके दस्ते मुबारक से हो। एहतियात इस बात की करनी है कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि उनकी बहाली की तजवीज़ मेरी तरफ से आई थी। बेहतर होगा कि वो कल ही से दरसो तदरीस का काम शुरू कर दे। अगर बरेली वापस चले गए तो कहीं अपने वालिद की तरह बरतानवी सरकार के नौकर ना बन जाए। 1874 में मौलाना महमूद अल हसन ने दारुल उलूम में पढ़ाना शुरू कर दिया और इस बार फिर मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही की सोबत में बहुत कुछ नया सीखने के मौके उन्हें फराहम हुए। वो कई बरसों तक वहां पढ़ाते रहे। इस दौरान वो धीरे धीरे आज़ादी की तहरीक के नजदीक आ रहे थे और 1877 के आते आते वो पूरी तरह इस तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके थे। हाँ, मौलाना महमूद अल हसन साहब में भी वही जज्बा था जो मौलाना कासिम और मौलाना रशीद अहमद देवबंद के सारे उलमा में था। यही कि मुल्क को आज़ाद कराना ये हमारा फरीज़ा है और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, मौलाना महमूद अल हसन साहब के ज़माने में ये खिलाफत को ख़तरा पैदा हुआ, उस्मानिया सल्तनत उसके सुल्तान को, इस वजह से और भी ज़्यादा तो मौलाना ने बड़ा एक मंसूबा बनाया और अपने ख़ास तलबा को भी इसकी तलक़ीन करते थे और तमाम उस्तादों को भी कि हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जैसा उन दोनों ने किया था 1857 में, उससे बढ़ के करें। चाचे मौलाना हिजाज तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से
चाची अपने कई मिशन जैसे मौलाना वैजुल्लाह सिंधी उनके ताल्लुकात उन्होंने अपने रवाबित इनसे पैदा किए तुर्कों से। इसी बरस वो मौलाना कासिम नानौतवी के साथ हज पर मक्का शरीफ गए। वहां उनकी मुलाकात हाजी इमदादुल्लाह से हुई। 1890 में वो दारुल उलूम के सदर मुदर्रिस बन गए। जिस दौर में मदरसा उनकी सरपरस्ती में चलता था, उस दौरान 800 से ज्यादा नौजवानों ने वहां से तालीम हासिल की। पहली जंग अजीम के शुरू होने से पहले ही मौलाना ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शागिर्द उबैदुल्ला सिंधी और कई दूसरे शागिर्दों को इस मुहिम में शामिल कर लिया। उन्होंने उबैदुल्ला सिंधी को दिल्ली में एक मदरसा खोलने और अपने शागिर्दों को तहरीक आज़ादी के साथ जोड़ने की सलाह दी। उन्होंने इस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। मंसूर, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई थी। कैसा चल रहा है तुम्हारा? आपकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत तो है? क्या बात है, इतनी जल्दी हाजिर होने का हुक्म था? सब खैरियत है मियां मंसूर। तुम्हें पता है कि काफी वक्त से हम मुल्क के हालात को लेकर परेशान हैं और गुलामी से निजात का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अब अमल का वक्त आ गया है। आप एक बार हुक्म तो दो, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद है मंसूर मियां। जब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई नहीं करते, तब तक आजादी मुमकिन नहीं है। मुसल्लह मज़ामत के लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी और हमें अपनी फौज भी खड़ी करनी होगी। फौज तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हथियार कहाँ से दस्तयाब करेंगे? मंसूर मियां, हथियारों का इंतजाम हमें हमसाया मुमालिक से करना होगा। वो मुल्क जो गुलाम नहीं है, इंशाअल्लाह उनसे हमें मदद मिलेगी। मुझे लगता है ये लड़ाई हमें मुल्क से बाहर जाके शुरू करनी होगी। अफगानिस्तान, तुर्की, हिजाज जैसे हमदर्द मुमालिक से भी हमें मदद आसानी से मिल सकती है। एक बार मैं इन मुल्कों में राब्ते कायम कर लूं, फिर तुम्हें वहां आगे जाकर आगे का काम करना होगा। अभी तुम आराम करो। आगे के काम के लिए कुछ दिन तुम्हें यहां रहकर तैयारी मुकम्मल करनी होगी और फिर मुल्क के अलग अलग गोशों में जाकर हम ख्याल लोगों से मुलाकातें करनी होगी। जी बेहतर है। मौलाना उस वक्त तक इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि मुसल्लह मज़ाहिमत ही बरतानवी हुकूमत से इस मुल्क को आज़ादी दिला सकती है। मगर मसला, और बहुत बड़ा मसला ये था कि हथियार कहाँ से इकट्ठा किए जाएं, असलहा कहाँ से लाया जाए और फ़ौज किस तरह तैयार की जाए। और इसके लिए उन्होंने हमसाया ममालिक और कुर्ब जवार के ममालिक का तज्जिया शुरू किया, वहाँ के सियासी हालात परखने शुरू किए। 1911 में इटली ने तुर्की पर हमला कर दिया। पूरी मुसलमान दुनिया में एक हलचल मच गई। इसी दौरान मौलाना ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में रहने वाले उन सभी उलमा से ताल्लुक़ कायम किया जिनका ताल्लुक़ कभी देवबंद से रहा था। उनके साथ ख़त किताबत शुरू की। मौलाना अफ़गानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक इनकलाबी तंजीमों की एक मुत्तहिदा मजबूत तंजीम कायम करना चाहते थे। उनका मंसूबा था कि हिंदुस्तान के कुर्ब जवार में जो आज़ाद मुल्क हैं वो अंग्रेज़ों पर हमला बोल दें और तभी ये तंजीमें अंदर से अंग्रेज़ों पर हमला करें। अंग्रेज़ों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और तब उन्हें ये मुल्क आज़ाद करना ही पड़ेगा। और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए मौलाना मुल्क से बाहर सफ़र पर निकल पड़े। मौलाना महमूद अल हसन ने
अपने शागिर्द उबैदुल्ला सिंधी को अगस्त 1915 में अफगानिस्तान भेज दिया और खुद 8 सितंबर 1915 को हिंदुस्तान से हिजाज के लिए रवाना हो गए। हिजाज में उन्होंने तुर्की के गवर्नर गालिब पाशा और मिनिस्टर ऑफ वॉर अनवर पाशा से मुलाकात की। उन्होंने उन दोनों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो हिंदुस्तान में बरतानिया के खिलाफ जंग में मदद करेंगे। गालिब पाशा ने बरतानिया के खिलाफ हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिद्दोजहद की मदद का वादा करते हुए एक खत भी लिख कर दिया। मौलाना का मंसूबा ये था कि फौजी इमदाद की ये करारदाद जो उन्होंने हिजाज में तैयार करवाई थी, उसे लेकर वो बगदाद, बलूचिस्तान और आज़ाद कबायली इलाकों का दौरा करते हुए और वहाँ के हाकिमों से मिलते हुए हिंदुस्तान लौटेंगे। मगर मक्का का गवर्नर हुसैन तुर्की की मुखालफत में अंग्रेज़ों से मिल चुका था और उसने मौलाना महमूद अल हसन और उनके साथियों को गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। अंग्रेज़ उन्हें जद्दा ले गए, जहां लगभग 1 माह तक उन्हें नजरबंद रखा गया। 12 जनवरी 1917 को उन्हें समंदरी जहाज से माल्टा जेल भेज दिया गया। माल्टा जेल में 1 साल तक उनसे पूछताछ होती रही और फिर रेशमी रुमाल साजिश के नाम पर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। बगावत की तैयारी में होने वाली खतो किताबत कागज के बजाय रेशम के टुकड़ों पर की गई थी और इसीलिए अंग्रेजों ने उसे रेशमी रुमाल साजिश का नाम दिया। तो उसमें सब प्लानिंग हुई, किस तरह से तुर्की हिंदुस्तानी आज़ादी में मदद करेगा, भाई कि अफ़गानिस्तान हमला करेगा, इधर तुर्की भी हमला करेगा। ये पूरी स्कीम तमाम तफसीलात के साथ हुई। अंग्रेज़ों को इसकी सुनगुन मिल गई तो शरीफ हुसैन जो थे उनको एक मजहबी हैसियत हासिल थी। उन्होंने तुर्कों के ख़िलाफ़ बगावत की और मौलाना को और उनके साथी उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद बदनी, मौलाना उज़ैर गुदा, उनके भांजे मौलवी वहीद, भतीजे मौलवी वहीद अहमद, सबको गिरफ्तार करके माल्टा भेजा गया और वहाँ हर किस्म की सख्ती की गई। लेकिन मौलाना को कोई वो नहीं, उन अपने उस पर कायम रहे। उनका प्लान यही था, मैंने बताया ना, उन्होंने कई जगह अपने जुनूदुल्लाह के नाम से एक तंजीम कायम की कि ये हिंदुस्तानी फ़ौज तैयार हो जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद करे। आखिर में जब जंग ख़त्म हो गई तब ये रिहा किए गए तो ये हिंदुस्तान पहुँचे। समझते थे कि जब तक के अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से नहीं निकाला जाएगा, पूरा जो आलम इस्लाम है, पूरी जो मुस्लिम दुनिया है, उस पर जो अंग्रेज़ों का कंट्रोल है वो ढीला नहीं पड़ेगा। और उसी के लिए फिर उन्होंने वो जिसको हम रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं, मेरा ख्याल ये है, माफ़ फरमाइएगा, कि रेशमी रुमाल तहरीक पर जैसा काम होना चाहिए वो काम अब तक नहीं हुआ। शेख उल हिंद क्या चाहते थे, उनके जहन में काम का क्या मंसूबा था और बुनियादी तौर पर कौन कौन लोग उनके लिए काम कर रहे थे। अब चंद लोगों का नाम लिया जाता है, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी हैं और इसी तरह और चंद लोग हैं, उनका नाम लिया जाता है कि उनके साथ शरीक तो थे, लेकिन ये लोग भी कुछ ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है कि शेख उल हिंद का मंसूबा क्या था। पिछले दिन एक काम शुरू हुआ था, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा आलमी आफाकी एक मंसूबा था, जिसको शायद शुरू में बर्लिन प्लान कहा जाता था। जो जर्मनी का बादशाह था, कैसर जर्मनी, उसने और तुर्की हुकूमत ने मिलकर गालिबन ये प्लान बनाया था। लेकिन उनकी नज़र में शेख उल हिंद कैसे आया, अब सवाल ये है कि वो एक आदमी जो यहाँ देवबंद में एक मदरसे में बैठा है, उन्होंने वहाँ से इस बात का कैसे फ़ैसला किया कि आदमी इस काम के लिए फ़ायदेमंद है। और शेख उल हिंद के वो क्या क्या ज़राए थे कि जिसके लिए वो एक ज़माने से अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को उन्होंने भेजा था कि वहाँ जाओ। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सिर्फ इतनी बात लिखी है कि शेख उल हिंद का वहाँ काम बिखरा हुआ था, मुझे जोड़ने के लिए भेजा था। अब वो क्या काम था, कब से कर रहे थे वो।
कब तलक तकलीफ से होगे महमूद अल हसन? जो हम पूछ रहे वो सच सच बता दो, वरना यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। मैं कुछ नहीं जानता। तुम गालिब पाशा और अनवर पाशा से किस लिए मिलने गए थे? मैं किसी से नहीं मिला। अच्छा, तो वो रेशमी रुमाल तुम्हारे पास कहां से आया? मुझे कुछ नहीं पता। उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान में क्या कर रहा है? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। मौलाना 3-4 माह तक जेल में रहे। जून 1920 में उन्हें बम्बई भेज दिया गया। अब वो असीर माल्टा के नाम से भी जाने जाते थे। बम्बई से उन्होंने दारुल उलूम का रुख किया। आज़ादी की तहरीक तेज़ हो गई थी। मौलाना ने अपील जारी की कि गांधी जी की क़यादत में चलने वाली अदम ताउन की तहरीक में शामिल होना हर मुसलमान का फरीज़ा है। मौलाना जेल में बहुत कमज़ोर हो गए थे। उन्हें तपे दिख हो गई थी, यानी टीबी। उस ज़माने में इस बीमारी को लाइलाज माना जाता था, मगर फिर भी मौलाना आज़ादी की जद्दोजहद में लगातार लगे रहे और उन्होंने न जाने कितने नौजवानों को इस तहरीक में शामिल किया। सेंट्रल खिलाफत कमेटी ने मौलाना को शेखुल हिंद के खिताब से नवाजा। इतने बड़े आलिम होने के बावजूद मौलाना इंसान दोस्त और बेहद मिलनसार तबीयत के मालिक थे। यह उनकी मिलनसारी इस वजह से थी कि वो बहुत बड़े आलिम थे। असल इल्म इंसान को इंसान दोस्त और मुनकसिब मिजाज ही तो बनाता है। अपनी अलालत और मसरूफियत के बावजूद मौलाना हमेशा दूसरों के लिए वक्त निकाल ही लिया करते थे। दारुल उलूम से मिलने वाली तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा वो दारुल उलूम के फंड में वापस जमा करा देते थे। आज उन जैसे इंसानों की मिसाल इस मुल्क में कम ही मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। जी, मेरा नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। मैं शेखुल हिंद से मिलने आया हूँ। आइए तशरीफ रखिए, बैठिए। शुक्रिया। शेखुल हिंद को खबर कर दें कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप गर्मी में आए हैं, जरा दम लीजिए, मैं आपके लिए शरबत लेके आता हूँ। ये लीजिए। आप उनसे पहले बता दें कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर आराम से मुलाकात कीजिएगा। मौलाना यही हैं। आप कमाल के इंसान। मैं आपसे दरख्वास्त किए जा रहा हूँ और आप हैं कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं अजमेर से यहाँ खाना खाने नहीं आया। आप जाके शेखुल हिंद को खबर कीजिए। आप खामोखा नाराज हो रहे हैं मियाँ। यहाँ कोई शेखुल हिंद नहीं रहते और यहाँ महमूद अल हसन रहते हैं और वो मैं हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। मौलाना को जेल में टीबी हो गई। उस वक्त ये मरज लाइलाज था और शायद यही वजह थी कि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। वो जानते थे कि अगर जेल में मौलाना का इंतकाल हो गया तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ कोहराम मच जाएगा। जेल से रिहाई के बाद बीमारी की परवाह किए बगैर मौलाना ने अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखी। गांधी जी और अली बरादरान ने अंग्रेजों की सरपरस्ती में चलने वाले तालीमी इदारों से अलग होने की अपील तालिब इल्मों से की। बाद में हिंदुस्तान के सदर के ओहदे पर फायज होने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन की क़यादत में 200 से ज़्यादा तलबा ने सर सैयद अहमद के कायम करदा MAO कॉलेज अलीगढ़ को 1920 में छोड़ दिया
اور مختار احمد انصاری اور حکیم اجمل خان کی پہل پر قائم کیے جانے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شامل ہو گئے۔ شیخ الاسلام مولانا محمود الحسن کو اس نئے تعلیمی ادارے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے علی گڑھ آنے کی دعوت دی گئی۔ علالت کے باوجود مولانا علی گڑھ گئے اور 29 اکتوبر 1920 کو جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ علی گڑھ سے لوٹنے کے بعد ان کی طبیعت اور بھی بگڑ گئی، انہیں علاج کے لیے دلی لایا گیا۔ چند دنوں کی علالت کے بعد ہندوستان کی جنگ آزادی کا یہ رہنما اور عوامی تعلیم کا یہ علم بردار 30 نومبر 1920 کو ہم سے جدا ہو گیا۔ 1874 میں دارالعلوم کی محبت مولانا محمود الحسن کو سہارنپور کھینچ لائی تھی۔ اپنی عمر کے باقی 44 برس انہوں نے اس ادارے اور اس کے مقاصد کی خدمت کی، ہزاروں کو پڑھایا اور سینکڑوں کو ملک کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار کیا، اور پھر جب وقت آیا تو یہیں کے ہو کے رہے۔ مولانا کی جو لیگیسی ہے وہ لیگیسی جو ہے وہ برقرار رہی، اور دیوبند کے علماء نے، آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں مذہب کے معاملات پر، لیکن دیوبند کے علماء نے حسین احمد مدنی کی نگرانی میں یا لیڈرشپ میں آزادی کی جو لڑائی کی جو جنگ ہے اس جنگ میں آخر وقت تک شامل رہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کی جب تحریک شروع ہوئی تو اس پاکستان کی تحریک جو ہے اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ حسین مدنی ہوں، چاہے وہ مولوی کفایت اللہ ہوں، چاہے وہ احمد سعید ہوں، بہت سے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ان تمام لوگوں نے مولانا محمود حسن کی اینٹی کالونیل لیگیسی کو آگے بڑھایا، اور دیوبند نے اس لیگیسی کو، اور یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں یار یہ مسلمان کا ادارہ، اسلامی ادارہ، یہ کیسے نیشنلزم کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ادارہ تھا جس نے نیشنلزم کی پوری طرح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل رہا، اور اس ادارے سے جتنے جڑے ادارے تھے اور ملک کے مختلف حصوں میں، جیسے دلی میں مولوی کفایت اللہ یہاں کے لیڈر تھے، ان سب لوگوں نے گاندھی جی نے جو مارگ درشن دکھایا تھا اس کے ساتھ وہ رہے۔